स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हम क्या पढ़ रहे थे? विंध्याचल पर्वतमाला के संदर्भ में प्रमुख जो पर्वत थे, पहाड़ी क्षेत्र थे, पठारी क्षेत्र थे और मैदान, इनकी चर्चा की थी। ठीक है, मैंने बताया था कि पर्वत किन्हें कहा जाता है? जिनका शिखर नुकीला, ठीक है, ढलान तीव्र और औसत ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होगी, उन्हें पर्वत कहा जाता है। जबकि जिनका शिखर नुकीला ना होकर चपटा होगा, ढलान कम होगी और इनकी औसत ऊंचाई 600 मीटर से अधिक होती है, तो इन्हें कहा जाता है पहाड़ी क्षेत्र। ठीक है, इसके पश्चात थे पठारी क्षेत्र, जिनकी औसत ऊंचाई 300 मीटर और इनकी सतह थी बहुत चपटी थी, और जो प्लेन होते हैं, समतल होते हैं, उन्हें कहा जाता है मैदान। ठीक है, इन चार स्थलाकृतियों के बारे में मैंने बताया था। किसके संदर्भ में? विंध्याचल पर्वतमाला के संदर्भ में। यदि हम पिछली क्लासेस को थोड़ा रिव्यू देख लें, आप एक बात समझिए कि जितने भी जिले की लोकेशन है, स्थिति है जिलों की, वो आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखना है। वो कब याद रख पाएंगे? जब आप रेगुलर मैप से अध्ययन करेंगे कि कौन सा जिला किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है और उसकी मैप में लोकेशन कहाँ कहाँ पर है। उससे आप इजीली पता कर पाएंगे कि फलानी पहाड़ी, फलाना पर्वत, पठार उस क्षेत्र के अंतर्गत है, उस जिले में आता है। समझ रहे मेरी बात को? तो चलिए थोड़ी सी पहले पिछली क्लासेस की बातें कर लेते हैं। जो ए वाला भाग था, किसका विस्तार था? विंध्याचल पर्वत श्रेणी का। विंध्याचल पर्वत श्रेणी को कितने भागों में बांटा गया था? 3 भागों में। ठीक है, जो सबसे पहला था मालवा के पठार के अंतर्गत विंध्यन। ठीक है, उसके बाद था जिसका उत्तर भारत की ओर विस्तार था, वो कौन सा था? भांडेर श्रेणी। और आगे इसी का जो पूर्वी विस्तार था उसे बोला जाता था कैमूर। ठीक है, ये तो शुरुआत से ही चर्चाएं चल रही हैं, बार बार इसलिए बता रहे हैं क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो सबसे पहले यहां पर आइए कि हम प्रमुख पठारों की चर्चा कर लेते हैं। एक कहलाता है उज्जैन वाले क्षेत्र में जो प्रमुख पठार है वो कौन सा है? वो कहलाता है सोनबाड़ का पठार। इसके बाद आगे जो आगरमालवा और शाजापुर वाले क्षेत्र के अंतर्गत आता है उसे बोला जाता है अमटबाड़ का पठार। सोनबाड़ का पठार, अमटबाड़ा का पठार। आगे चलते हैं सागर डिस्ट्रिक्ट। सागर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत सागर का पठार, दमोह, दमोह का पठार। आगे रीवा का पठार, क्योंकि रीवा पन्ना क्षेत्र के अंतर्गत ही है, तो रीवा का पठार। और एक है शिवपुरी का पठार जो शिवपुरी जिले में आता है। ये है प्रमुख पठार, पिछली क्लास में बता दिए थे। ठीक है, प्रमुख पहाड़ी। यहां से आप यदि पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो सबसे पहले जो जिला पड़ता है वो पड़ता है झाबुआ। तो यहां पर जो पहाड़ी है वो है मथवार की पहाड़ी। ठीक है, मथवार की पहाड़ी। आगे आता है धार। आप ऐसे लोकेशन जब देखेंगे मैप में तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा। सबसे पहले झाबुआ, फिर आता है धार। धार में कौन सी पहाड़ी थी? असरपी की पहाड़ी, धार की पहाड़ी और मांडू की पहाड़ी। ठीक है, इसके बाद आगे चलते हैं तो आता है इंदौर। इंदौर के अंतर्गत कौन कौन सी पहाड़ी आती थी? जानापाव पहाड़ी, काकरीवर्डी। ठीक है, और इसके अंतर्गत जो चोटियां आती थी, सिगार चोटी, गोमनपुर चोटी, धजारी चोटी। ठीक है, और यहीं पर है बांगचू बिंदु। क्या? बांगचू बिंदु। ठीक है, इंदौर के अंतर्गत। आगे जब आप चलते हैं तो आपका सामना होता है भोपाल शहर से। आप कभी यदि बाय ट्रेन जाएंगे तो जो भोपाल है, मान लीजिए ये भोपाल जंक्शन है। ठीक है, तो यहां से एक रेलवे ट्रैक गया है इटारसी के लिए, जहां रास्ते में पड़ेगा आपको रायसेन, और वहाँ पर है जगह एक अब्दुल्लागंज स्टेशन भी है। ठीक है, एक जो रूट गया है वो गया है बीना की ओर, और रास्ते में पड़ेगा आपको विदिशा। और एक वेस्टर्न की ओर जाता है, वेस्टर्न रेलवे कहलाता है, उज्जैन की ओर, इंदौर की ओर, यहीं पर रास्ते में पड़ता है सीहोर। ठीक है, अब इनको बताने के उद्देश्य से समझिए। आप भोपाल में पहुंच गए थे। भोपाल में जो प्रमुख पहाड़ियां हैं वो कौन सी हैं? 5 पहाड़ियां हैं, मैंने बताया था। कटारा हिल्स, करेरा हिल्स, ईदगाह हिल्स, श्यामला हिल्स और नेवरी हिल्स। ये 5 हिल्स पहाड़ियां हैं, भोपाल शहर में स्थित है, और इन्हीं के नाम पर बहुत सारी कॉलोनियों के भी नाम हैं। ठीक है, सुने होंगे, बस में लिखे रहते हैं, स्टेशन से लिखे रहते हैं। कभी कभी आंखों को खोल लिया कर, क्योंकि जो चीजें ऑब्जर्वेशन से आती है ना वो अधिकांशतः पढ़ाई से नहीं आ सकती, इसलिए ऑब्जर्वेशन से ही चीजों को ग्रहण करने का प्रयास करें। ठीक है, और वो कभी भूलेंगे भी नहीं, क्योंकि अधिकांश लोगों की तो यही शिकायत है, सर याद नहीं होता है। यदि आपको याद नहीं हो रहा है तो पता नहीं दिमाग के किस हिस्से से आप विचार करते हैं, बदलिए दिमाग के उस हिस्से को।
चलिए यहाँ पर आते हैं, कहाँ पहुंच गए थे, भोपाल। तो भोपाल से यदि आप रायसेन वाले रूट पे देखते हैं तो यहाँ पर आपको गिन्नौरगढ़ की पहाड़ी और भीमबेटका की पहाड़ी, भीमबेटका की पहाड़ियों के अंतर्गत भीमबेटका की गुफाएं भी स्थित हैं जो पाषाणकालीन गुफाएं हैं। ठीक है, इसके बाद जब बीना की ओर आते हैं तो विदिशा में उदयगिरी की पहाड़ी और उदयगिरी की पहाड़ियों में उदयगिरी की गुफाएं स्थित हैं। ठीक है, जो सीहोर वाला क्षेत्र है यहीं पर आपको एक पर्वत पड़ेगा जिसे बोला जाता है सलकनपुर पर्वत। सलकनपुर पर्वत पर माता विंध्यवासिनी का वास स्थान है, या हम कहें कि उनका जो तीर्थ स्थल है विंध्यवासिनी, वो कहाँ पर स्थित है, सलकनपुर में। ठीक है, तो यहाँ पर इन पहाड़ियों की चर्चा हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, आगे कहाँ, दमोह पर पहुंच गए। दमोह में सिंग्रामपुर की पहाड़ी, सिंग्राम साह, राजा सिंग्राम साह, उन्हीं के नाम पर जगह का नाम भी सिंग्रामपुर और पहाड़ियों का नाम सिंग्रामपुर पहाड़ी। ऊपर आप देखेंगे तो पन्ना, पन्ना में पन्ना की पहाड़ी, अजयगढ़ की पहाड़ी, और ऊपर जाइए तो छतरपुर, छतरपुर में विजावर की पहाड़ी। ठीक है, और इसके बाद एक जो सिद्ध बाबा क्षेत्र है, हमारे बुंदेलखंड की सर्वोच्च चोटी है, कौन सी है, सिद्ध बाबा, बताया भी था, दतिया जिले में भांडेर श्रेणी के अंतर्गत। और ये वाला जो भाग है इसे कहा जाता है गोपांचल पर्वत, जो कहाँ पर है, ग्वालियर के क्षेत्र में स्थित है। और एक ही मैदान है जिसे कहा जाता है लश्कर का मैदान, उत्तर मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो इसे बोला जाता है लश्कर का मैदान। और फिर सतपुड़ा क्षेत्र के अंतर्गत भी एक मैदान है जिसे बोला जाता है निमाड़ का मैदान, उसकी चर्चा आगे करेंगे। ठीक है, और आगे चलते हैं तो रीवा पड़ता है। रीवा के पठार के अंतर्गत दो पर्वत स्थित है जिन्हें कहा जाता है त्रिकुट पर्वत, त्रिकुटा भी बोला जाता है, जिस पर माता शारदा, मैहर में माता शारदा का मंदिर है। और उसके बाद गिद्धराज पर्वत, ये भी सतना के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये जो चर्चा थी हमने पिछली क्लास में कर ली थी। अब आप बोले कि इन्हें याद करने के लिए कोई ट्रिक बताइए, तो कहाँ से ट्रिक बता दें, बताओ, आप ही बताओ, नहीं बता सकते ना। हर चीज़ के लिए ट्रिक नहीं होती है, जहाँ हमने पहले बताई थी, जो चीज़ें समझ से आ सकती हैं उन्हें रटने की आवश्यकता नहीं है। आप खुद देखिए कि इसका विस्तार है किन किन जिलों में है, तो उसी हिसाब से जिलों के नाम याद रख लीजिएगा, तो धीमे धीमे चीज़ें क्लियर होती जाएंगी। समझ रहे मेरी बात को। चलो, जो आज की क्लास है उसमें हमें पढ़ना है सतपुड़ा श्रेणी के अंतर्गत, सतपुड़ा प्रदेश के अंतर्गत जो पर्वत, पहाड़ और पठार स्थित है उनके बारे में। ठीक है, बाकी ये चीज़ें हैं काफ़ी महत्वपूर्ण है, वैसे जो भी पढ़ा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण है। इसे ढंग से पढ़ो, ध्यान से पढ़ो, याद करो, उनसे संबंधित प्रश्न आते हैं उनको सोल्व करने को प्रयास करो। जब ये चीज़ें हो पे, आप सोचो कि कोई जादू हो जावे तो कैसे हो पा रहा, बताओ, नहीं हो पे ना। पढ़ने तो पढ़े, बिना पढ़े कछु ना हुई है, पढ़ने तो पढ़े। कैसे, आप विद्यार्थी है और विद्यार्थी का काम क्या है, पढ़ना, सीखना, तो आप सीखें, पढ़ें। चलो, अब बात करते हैं हम सतपुड़ा प्रदेश के बारे में। सतपुड़ा प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? सतपुड़ा प्रदेश को कितने भागों में डिवाइड किया गया था? 3 भागों में। ठीक है, जो ए वाला पश्चिमी भाग था उसे कहा जाता है पश्चिमी सतपुड़ा, उसे कहा जाता है राजपीपला की पहाड़ी। जो मध्य वाला भाग है जिसे कहा जाता है पूर्वी सतपुड़ा, क्योंकि ये पश्चिम की ओर है, ए उसके पूर्व में है, इसलिए पूर्वी सतपुड़ा। और इसमें जो प्रमुख पहाड़ियां हैं, या इसे कहा क्या जाता है, तो कहा जाता है महादेव की पहाड़ी। और जो पूर्वी विस्तार है सतपुड़ा का, वो कहलाता है मैक्कल पर्वत श्रेणी। ठीक है, मैक्कल श्रेणी। तो राजपीपला की पहाड़ी, महादेव की पहाड़ी, मैक्कल श्रेणी, ये 3 डिवीजन है सतपुड़ा प्रदेश के। ठीक है, पिछली क्लास में बता दिया है। इसकी जो औसत चौड़ाई थी 60 किलोमीटर, 120 किलोमीटर, और आगे ये लगभग 150 किलोमीटर। मैंने बताया था कि जैसे जैसे पूर्व की ओर जाते हैं चौड़ाई बढ़ती जाती है, विस्तार बढ़ता जाता है। तो जो राजपीपला पहाड़ी थी उसके अंतर्गत 3 जिले थे, अलीराजपुर। अब देखिए मैप पर आइए। ठीक है, अलीराजपुर, बड़वानी, बुरहानपुर। ठीक है, आगे चलते हैं किसमें, महादेव की पहाड़ी वाले क्षेत्र में, तो खंडवा, बुरहानपुर के आगे खंडवा, होशंगाबाद, बैतूल। ठीक है, ये वाले जिले किस में आते हैं, वो आते हैं महादेव की पहाड़ी के अंतर्गत। और आगे चलते हैं तो सिवनी, छिंदवाड़ा, बालाघाट, मंडला, डिंडोरी, अनूपपुर तक ये आता है मैक्कल पर्वत श्रेणी। ठीक है, मतलब जो 3
भाग है उनमें कौन कौन से जिले आते हैं, उनकी लोकेशन आप समझ गए होंगे। अब चर्चा करते हैं इनके अंतर्गत प्रमुख पहाड़ी, पठार और मैदानों की। सबसे पहले जो जिला था अलीराजपुर, उसके अंतर्गत जो पहाड़ी आती है अखरानी पहाड़ी। वैसे अखरानी पहाड़ी या कोई भी स्थलाकृति है उसका विस्तार पर्टिकुलर एक जिले में नहीं होगा, क्योंकि पहाड़ी है तो कुछ भाग एक जिले में हो सकता है, कुछ भाग दूसरे जिलों में हो सकता है। ऐसा आप समझ सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो उनका जो प्रमुख विस्तार है वो कहां पर है, अखरानी पहाड़ी का प्रमुख जो विस्तार है वो अलीराजपुर वाले क्षेत्र में भी है। ठीक है, तो अलीराजपुर में अखरानी पूरे जो भाग है उसको तो बोला जाता है राजपीपला की पहाड़ी। पश्चिमी सतपुड़ा को राजपीपला की पहाड़ी बोला जाता है, और इसके अंतर्गत जो पहाड़ियां हैं वो है अखरानी पहाड़ी, बड़वानी पहाड़ी। बड़वानी नाम से ही पता चल रहा है कि बड़वानी में होगी, इसलिए बड़वानी पहाड़ी। ठीक है, उसके बाद आता है चूलगिरी चोटी। इस क्षेत्र की राजपीपला के पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी थी 1215 मीटर। मैंने बताया भी था ये कहां पर स्थित है, बड़वानी में। यह प्रश्न आ चुका है कि चूलगिरी चोटी किस जिले के अंतर्गत स्थित है, तो वो कहां पर है, बड़वानी। ठीक है, इसके बाद आती है असीरगढ़ की पहाड़ी। मैंने बताया था कि असीरगढ़ का किला राजा आसा अहीर, कहीं कहीं असीर भी लिखा रहता है और कहीं कहीं आसा अहीर भी लिखा रहता है। तो ये राजा थे, उन्होंने असीरगढ़ के किले का निर्माण करवाया था। कहां पर, बुरहानपुर के अंतर्गत असीरगढ़ की पहाड़ी पर। इस क्षेत्र की लगभग हम ये कह सकते हैं ये काफी ऊंची चोटी है, चूलगिरी चोटी के पश्चात असीरगढ़ की पहाड़ी। इसकी लगभग औसत ऊंचाई 750 के लगभग, 741 मीटर के लगभग। ठीक है, वैसे इनकी हाइट वगैरह याद रखने की आवश्यकता नहीं है, जो चीजें मुख्य है उनको याद रखें। बुरहानपुर दर्रा है वो उत्तर और दक्षिण भारत को कनेक्ट करने वाला एक दर्रा है, इसीलिए इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार भी बोला जाता है। और जो दर्रा होता है, दो पहाड़ियों के मध्य जो सकरा पास में हो जाता है, ट्रांसपोर्ट के लिए दो पहाड़ियां हैं, उनके मध्य जो सकरा रास्ता होता है आने जाने के लिए, आवागमन के लिए, उसे बोला जाता है दर्रा। तो बुरहानपुर जिले में बुरहानपुर दर्रा स्थित है। इसके बाद है निमाड़ का मैदान। मध्य प्रदेश में केवल दो मैदान पाए जाते हैं, एक सुदूर उत्तर में, एक सुदूर दक्षिण में। जो उत्तर का मैदान है उसे बोला जाता है लश्कर का मैदान। ठीक है, चंबल वाले क्षेत्र में इसका विस्तार है, जबकि जो निमाड़ का मैदान है वो निमाड़ वाले क्षेत्र में, अर्थात बड़वानी, बुरहानपुर, खंडवा, खरगोन, इन जिलों में प्रमुख रूप से इसका विस्तार है। बीजलगढ़ की पहाड़ी और ग्वालीगढ़ की पहाड़ी, कहीं गोविलगढ़ की पहाड़ी भी इसका उल्लेख है, लेकिन गोविलगढ़ की पहाड़ी का सर्वाधिक विस्तार किसमें है, महाराष्ट्र में, अमरावती वाले क्षेत्र के अंतर्गत। वैसे जो यहाँ पर मध्य प्रदेश में है वो है बीजलगढ़ की पहाड़ी, बैतूल के अंतर्गत, और ग्वालीगढ़ की पहाड़ी। ठीक है, तो ये हो गया राजपीपला पहाड़ी के अंतर्गत प्रमुख जो पर्वत, पहाड़ी और पठार क्षेत्र स्थित है उनके बारे में। ठीक है, अब आगे चलते हैं, कहाँ पर पहुंच जाएंगे हम, कहां पर पहुंच जाएंगे, ये पहुंच जाएंगे पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र में, अर्थात महादेव की पहाड़ी। यहां पर बहुत प्राचीन एक मंदिर है महादेव का, तो शायद उसी के नाम पर इस वाले क्षेत्र का महादेव पहाड़ी नामकरण हुआ है। मैंने बताया भी था कि जो चौरागढ़ है वहां पर बहुत प्राचीन महादेव मंदिर है और इसी के नाम पर उसे महादेव की पहाड़ी भी कहा जाता है। तो पचमणी और महादेव की पहाड़ी, पचमणी नर्मदापुरम या होशंगाबाद में स्थित है, हिल स्टेशन भी है। महादेव की पहाड़ी होशंगाबाद क्षेत्र के अंतर्गत आएंगे। धूपगढ़ चोटी और चौरागढ़ चोटी, धूपगढ़ चोटी और चौरागढ़ चोटी दोनों होशंगाबाद क्षेत्र के अंतर्गत पूर्वी सतपुड़ा या महादेव की पहाड़ी की सर्वोच्च चोटियां हैं। सबसे पहली जो मध्य प्रदेश की भी सर्वोच्च चोटी है वो है धूपगढ़ चोटी 1350 मीटर और दूसरी है चौरागढ़ 1330 मीटर। इसके बाद आते हैं, आगे बढ़ेंगे, कहां पहुंच जाएंगे, बैतूल में कालीवीत पहाड़ी। बैतूल में ही बैतूल का पठार और भैंस जो एक तहसील है उसका पठार स्थित है, और इसी पठारी क्षेत्र पर एक चोटी भी विराजमान है जिसे कहा जाता है कुकरू चोटी। ठीक है, तो बैतूल जिले के अंतर्गत बैतूल जिले की सर्वोच्च चोटी है वो है कुकरू चोटी, यह बैतूल जिले की सर्वोच्च चोटी है। ठीक है, और इसी के अंतर्गत जो पहाड़ आते हैं बैतूल वाले क्षेत्र में, तो बैतूल का पठार नाम से ही पता चल रहा है, और दूसरा है भैंसदेही का पठार। ठीक है, यहीं पर जो पहाड़ियां पाई जाती हैं वो पाई जाती है कालीभीत की पहाड़ी। इनसे संबंधित क्वेश्चन ये आते हैं कि संबंधित जो पहाड़ी है वो किस जिले में है। कालीभीत पहाड़ी कहां पर है, बैतूल में। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे सिवनी का पठार। वैसे सिवनी का पठार और छिंदवाड़ा का पठार जो ये वाला भाग है, आप देखेंगे कि दोनों की सीमा निर्धारित करता है मैकल पर्वत श्रेणी और मध्य या हम कहें पूर्वी सतपुड़ा क्षेत्र, ये वाला क्षेत्र। ठीक है, तो कुछ भाग मैकल में भी आता है, कुछ भाग
सतपुड़ा क्षेत्र में भी आता है। तो सिवनी का पठार और छिंदवाड़ा का पठार दोनों को पृथक करने का कार्य करती है एक नदी जिसे कहा जाता है वैनगंगा, और जो कहाँ से निकलती है, मैंने बताया था महानदी और वैनगंगा अमरकंटक के पठार से निकलती है और यह दक्षिण पश्चिम की ओर प्रवाहित हो जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं मैकल श्रेणी। तो इसके अंतर्गत जो पठार है पहले उनको समझिए। मेन तो है अमरकंटक का पठार, मैंने बताया था इसे वाटरशेड ऑफ मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश का वाटरशेड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ से बहुत सारी नदियों का, जिनमें नर्मदा, सोन, जोहिला, वैनगंगा और महानदी, इनका उद्गम होता है। इस कारण से इसे वाटरशेड कहा जाता है। अमरकंटक का पठार अनूपपुर जिले के अंतर्गत। ठीक है, वहीं पर अमरकंटक चोटी है जिसकी ऊंचाई कितनी है 1064 या 1065, अलग अलग जगह अलग अलग दी हुई है। तो अमरकंटक की चोटी और अमरकंटक का पठार दोनों अनूपपुर जिले के अंतर्गत। यहाँ पर एक पहाड़ी और है बालाघाट क्षेत्र के अंतर्गत, इसे कहा जाता है लांजी पहाड़ी, और बालाघाट क्षेत्र के अंतर्गत ही एक पठार है जिसे कहा जाता है परसवाड़ा का पठार। यह प्रश्न भी आ चुका है कि परसवाड़ा का पठार किस जिले के अंतर्गत स्थित है। ठीक है, तो ये संपूर्ण जानकारी हो गई किसके बारे में, पर्वत, पहाड़, पठार, इनके बारे में। उम्मीद करता हूं, उम्मीद क्या, विश्वास रखता हूं कि आपको समझ आएगा, समझ आया होगा। बेहतर तरीके से पढ़ें, याद रखें। ठीक है, जो अगली क्लास है उसमें हमें पढ़ना है मध्य प्रदेश की जलवायु के बारे में। जब हमें जलवायु का पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ कैसी जलवायु पाई जाती है, तो उसके बाद पढ़ेंगे मृदा के बारे में। जब हमें पता चल जाएगा कि कहाँ कहाँ मृदा कैसी पाई जाती है, तो फिर पढ़ेंगे हम फसलों के बारे में, क्योंकि फसलों के लिए आवश्यक है जलवायु और मृदा। मृदा पर होंगी फसलें और जो उन्हें पकाने का कार्य करेगा वो करेगा जलवायु। तो जब दोनों की चर्चा हो जाएगी तो फसलें आपको इजीली समझ आ जाएंगी, और जब फसलें समझ आ जाएंगी तो फसलों पर आधारित जो उद्योग हैं उनके बारे में पढ़ना काफ़ी सरल हो जाएगा। ठीक है, और जिस तरह से हमने भूगर्भिक संरचना को पढ़ा था, भूगर्भिक संरचना से हम मिट्टी का अनुमान लगाएंगे, उस वाले क्षेत्र में खनिजों का अनुमान लगाएंगे, और खनिजों से ही पता करेंगे कि वहाँ उद्योग कैसे पाए जाएंगे। तो खनिज आधारित उद्योग और फसलों पर या कृषि आधारित उद्योग दोनों की चर्चा हो जाएगी जब हम फसलों और खनिजों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसी क्रम से चलना है, हमें एक लिंक से चलना है। कोई भी चीज़ हवा में नहीं पढ़नी है, व्यवस्थित तरीके से पढ़नी है। समय जरूर लगेगा, लेकिन हाँ एक दिन जो चीज़ें हैं काफ़ी मुकम्मल होगी, लक्ष्य मुकम्मल होगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में जलवायु के टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।